Let me share my screen. Yes, so yes. So welcome everybody. Welcome to the Android Study Jam session 4. Like ये तो सेशन 4 है. अभी तक अपन ने 3 सेशंस यहाँ तक कवर किए. उसमें से एकदम एंड्रॉयड बेसिक्स से लेकर एकदम कॉटलिन के बेसिक्स से फिर एंड्रॉयड के कुछ कुछ कंसेप्ट सीखे अपन ने. तो ये सब अभी तक जर्नी चल रही थी. एंड ये ऑलमोस्ट मतलब अगर आप गूगल का ये देखोगे तो ये ऑलमोस्ट लास्ट सेशन है, ऑफिशियल लास्ट सेशन. ठीक है, तो 10th ऑफ जनवरी को एंड्रॉयड स्टडी जैम्स खत्म हो रहा है. लेकिन एक्चुअली में ये हम इतना लिमिटेड नहीं रख रहे. ठीक है, तो एक एंड्रॉयड स्टडी जैम्स इज नथिंग बट इट्स अ कोर्स. ओके, इट्स अ कोर्स ऑफर्ड बाय गूगल. सो ये बेसिकली कोर्स जो है वो पूरे ईयर साल तक चलता रहता है. ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप 12th जनवरी के बाद उस कोर्स को एक्सेस ही नहीं कर सकोगे. तो अभी भी आप नए हो तो अभी भी से फ्रॉम जीरो आप स्टार्ट कर सकते हो. ऐसी कोई बात नहीं है. तो ये सब भी होगा. दूसरी बात ये है कि मतलब आपने अगर सर्टन पॉइंट ऑफ मतलब इतना अमाउंट ऑफ कोर्स कंप्लीट कर लिए तो आपके लिए थोड़ा सा ये बोनस सेशन रहेगा. इसमें से एक पर्टिकुलर रूम डेटाबेस नाम का टॉपिक आज हम कवर करने वाले. लेकिन लेकिन उसके पहले अभी तक जो अपन ने सेशंस किए हैं उसका थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि अपन ने अभी तक क्या क्या किया है. आप पर्टिकुलरली आप पर्सनली किस पॉइंट पे हो यहाँ पे. ठीक है, मतलब आपने जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपने एक यूनिट कंप्लीट कर लिया है, आपको पता ही नहीं है एंड्रॉइड सिस्टम्स हो क्या रहा है. ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें अपन कवर करने वाले हैं. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. So welcome everybody. My name is Adarsh Shetty. I am currently studying in third year computer engineering from D.Y. Patil College of Engineering, Akurdi. I am Android Citizens Facilitator for 2021 and 2022. So I'll be guiding you throughout this whole journey of Android Citizens. Okay. So first question arises is मैं पहले गोल बता देता हूँ आज के सेशन के. सो व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस सेशंस. मैंने पहले बता ही दिया है कि क्या क्या गोल्स है अपने आज के. सो व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस सेशंस. Will be our main topic for today is room database. So what is actually room database? What is the difference between traditional SQLite and room database? Understand an app using room database. आप कोड एक्सप्लेन करूंगा मैं वन बाय वन. ओके, एंड लास्ट में डाउट्स एंड डिस्कशंस. लेकिन अभी जो मैंने आपसे बात की तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग जो है अभी भी पहली बार सेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो हर एक सेशन में मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो पहला सेशन करने आ रहे हैं. तो अपना ये काम बनता है कि अपन एकदम फ्रॉम जीरो हर एक सेशन स्टार्ट करें. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो कंसेप्ट यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो इससे डरने की जरूरत नहीं है कि क्या डेटाबेस वगैरह से स्टार्ट कर रहे हैं अपन. ऐसे कुछ नहीं, अपन जीरो से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो क्विक रिकैप कर लेते हैं अभी तक. फ्रॉम जीरो मतलब जहाँ आपने रैंडमली अगर भी ज्वाइन किया है तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ. ठीक है, तो एंड्रॉइड स्टडी जैम से कुछ नहीं, एक कोर्स है विच इज़ ऑफर्ड बाय गूगल. सो इट्स अ बेसिकली लाइक कोर्स जहाँ पे आपको कोड लैब्स मिलते हैं, थोड़े से वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं. ऐसे वन बाय वन आपको प्रोग्रेस करते जाना है. एंड ऐसे 6 यूनिट्स होंगे आपको. मैं स्क्रीन पे अभी शेयर करके दिखा देता हूँ कि एंड्रॉइड स्टडी जैम कोर्स दिखता कैसे है. ठीक है, तो यस, सो दिस इज द कोर्स एंड्रॉइड बेसिक्स इन कॉटलिन. ये मैं कोर्स का लिंक भी अभी चैट बॉक्स में डाल देता हूँ. ठीक है, ये बाद में लिंक भी मिल जाएगी आपको. इसके साथ अपना एक ऑल इन वन डॉक्यूमेंट भी होगा. मुझे लिंक अवेलेबल है क्या देखता हूँ. ओके, नाइस. सो मैं ये लिंक भी यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ. एक ऑल इन वन डॉक्यूमेंट है. आपको कुछ भी अगर पता नहीं होगा तो एक ये डॉक्यूमेंट आप रेफर कर लिया तो भी आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्या चल रहा है क्या नहीं. ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. क्लिक लिंक नहीं. ओके, सो ये लिंक मैंने डाल दिया. तो ये डॉक्यूमेंट ओपन करोगे आप तो बेसिकली आपको पूरे मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाएगा. पहली चीज़ तो ये है कि आपको अगर एंड्रॉइड स्टडीज में एनरोल करना है, एक कोर्स आपको करना है. ठीक है, तो पहले आपको इसे आपकी गूगल डेवलपर प्रोफाइल बनानी है. ठीक है, इसका आपको प्रॉपर ट्यूटोरियल मिल जाएगा एक यूट्यूब वीडियो में. ये यूट्यूब वीडियो हमने पब्लिश किया था. इसमें एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए आपको. ठीक है, पहले ये बात बताओ कि मेरा लैग तो नहीं हो रहा ना, वॉइस वीडियो वगैरह कुछ स्क्रीन कोई तो एक अनम्यूट करके No, बोलो. sir. Little bit. ओके, थैंक यू. ओके, लिटिल बिट के. ओके, विल सी. कोई बात नहीं. ठीक है, थैंक यू.
हाँ, तो फर्स्ट ये भी कह रहा था कि मैं आपको एक गूगल डेवलपर प्रोफाइल बनानी है। यहाँ पे आपको डिटेल एकदम एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि गूगल डेवलपर होती प्रोफाइल होती क्या है, आपको क्यों बनानी है वो, और उससे बेनिफिट्स क्या क्या है। तो वो आपको बनानी है, जस्ट एक 2 to 3 सिंपल प्रोसीजर फॉलो करनी है आपको। एक जस्ट अकाउंट ओपन करना है गूगल का, गूगल के अकाउंट से उसका प्रोफाइल बनाना है, ठीक है। तो वो प्रोफाइल बन जाने के बाद आपको उसकी लिंक जो है इस फॉर्म में फिल करनी है, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्म फ्रॉम फ्रॉम आवर GDSC क्लब। सो ये फॉर्म पे अगर आप ओपन करोगे ना, तो आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है, बेसिक आपके नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड आपकी गूगल डेवलपर प्रोफाइल का यूआरएल। तो इस यूआरएल से क्या होता है कि आपने जो कुछ भी अपने कोर्स का कंप्लीशन किया, मतलब आपने यूनिट 1 कर लिया, यूनिट 2 3 कर लिया, तो कितना आपने कर लिया ये ट्रैक करने के लिए हमें ये जो प्रोफाइल है वो बहुत हेल्पफुल रहती है। तो आपने कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया, ये हमारे पास हर एक पॉइंट पे डेटा रहता है इसका। तो इसके लिए गूगल डेवलपर प्रोफाइल एंड ये फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी है। तो ये आप पूरा कर लीजिए, मिल जाएंगे। तीसरा आता है अपना एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना। एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, हमें पता है, इसलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड्स आपके लिए दिए हैं यहाँ पे। वेबसाइट का लिंक है यहाँ पे, जो आपको ओरिजिनल डाउनलोड फाइल मिल जाएगी। तो वो करने के बाद फाइल आपको हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है उसका ट्यूटोरियल भी यहाँ पे लिंक कर दिया मैंने। तो ट्यूटोरियल फॉर विंडोज 10, उबुंटू, मैक सबके लिए अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप जब एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं तो एक कॉमन एरर फेस होता है सबके पास, हैक्सम एरर, ओके। तो ये इंटेल का प्रोसेसर जिसके पास होता है वो हैक्सम एरर आता है हर बार, मेजोरिटी ऑफ द टाइम। तो उसको कैसे सॉल्व करना है इसका भी एकदम प्रॉपर ट्यूटोरियल यहाँ पे दिया है। एंड उसके बाद आता है एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको ऐप जो है आपका बेसिक, वो आपके कंप्यूटर में बिना रन करते हुए आपके जो फिजिकल डिवाइस है आपके पास एंड्रॉइड का, उसमें कैसे कनेक्ट करना है, उसमें कैसे रन करना है, ताकि आपका कंप्यूटर जो है लैग ना हो। तो आप अभी देखेंगे कि एंड्रॉइड स्टूडियो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हेवी सॉफ्टवेयर है। तो कई बार क्या हो जाता है कि आपका लैपटॉप फ्रीज हो सकता है या फिर बहुत स्लो चल सकता है, ठीक है। इसके लिए एक्चुअल में एक ओरिजिनल आपका एंड्रॉइड फ़ोन आपके साथ होना चाहिए, उस पर आप अपनी टेस्टिंग कीजिए। तो वो कैसे कर रहे हैं उसका भी दिया है लिंक, ठीक है। तो स्टार्ट विथ एंड्रॉइड सिटीजन कोर्स। ये जो कोर्स मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा है वही कोर्स का लिंक है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको यहाँ आके साइन इन करना है, एंड साइन इन करते ही आपको 1 by 1 कोर्सेज के मॉड्यूल, ठीक है। तो ये कोर्स है बेसिकली 6 यूनिट्स का कोर्स है। इसमें हर एक यूनिट में एक एक मेजर टॉपिक कवर किया इन्होंने। एंड आपको यहाँ पे अंदर कोड लैब्स मिल जाएंगे। कोड लैब्स यानी कि एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे सीखना है, ठीक है। हम अपन रूम डेटाबेस देखेंगे तब भी ये देख सकेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। वेट, सो यस, बेसिकली ये कोर्स है अपना, एंड इसको करते हुए जाएंगे आप तो आपको टोटल 16 बैजेस मिलेंगे। बैजेस क्या होते हैं कि आपने पर्टिकुलर वो टॉपिक कवर किया है, उस टॉपिक के आपने क्विज दिया है, यहाँ पे अंदर क्विज भी होंगे। तो वो क्विज देने के बाद आपको एक पर्टिकुलर बैज मिलता है। जैसे बैजेस आपको कलेक्ट करते जाने, एट लास्ट एट द एंड आपके पास 16 बैजेस होंगे ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। आपने मान लो कि ये कंसिस्टेंटली करते गए आज से, तो 1 Feb तक आपको टाइम है, ठीक है। ऑलमोस्ट 21 to 22 डेज है अभी से। तो आप डेली अगर कंसिस्टेंटली आज से भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। एंड इसके बाद ये 6 यूनिट्स कंप्लीट होने के बाद आपको खुद से एक ऐप बनाना है, ठीक है। जब मैं कहता हूँ कि ऐप बनाना है आपको, तो एकदम ऐसे फेसबुक इंस्टाग्राम लेवल का मत सोचिए। आपको जितना भी स्किल्स आपके डेवलप हुए हैं, आपको जितना कॉन्फिडेंट लग रहा है, उसके हिसाब से आप एकदम सिंपल ऐप भी बना सकते हैं या फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी जा सकते हैं। ये ऐप जो है आप इंडिविजुअली बना सकते हैं, आप ग्रुप में बना सकते हैं, 3 4 आपके दोस्त आ गए या फिर किसी को मैसेज कर लिया ग्रुप में से ही, आपने डिस्कॉर्ड पे अपना कम्युनिटी है पूरा, तो वहाँ पे किसी को मैसेज कर दिया कि किसी को इंटरेस्टेड है ऐसे, तो आप अपने ग्रुप बनाकर भी ये ऐप अपना बिल्ड कर सकते हैं। सो इसके लिए GDSC की तरफ से आपको कुछ गुडीज वगैरह चाहिए होंगी। तो इसके लिए लास्ट डेट है अपनी 1 Feb, ओके। तो 1 Feb तक आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड इसके साथ आपका एक ऐप हमें ये होना चाहिए, सबमिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। तो आपको कोर्स में एनरोल करना है, कोर्स के 6 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं पूरे, एंड उसके साथ लास्ट में ऐप बनाना है, ठीक है। तो ये अगर आप कर लेते हैं 1 Feb के पहले, तो आपको GDSC की तरफ से बहुत सारी गुडीज एंड रिवॉर्ड्स है। इसके बारे में मैंने यहाँ पे PPT में मेंशन किया है। सो हाँ, यहाँ पे आपको PPT में लिंक वगैरह मिल जाएंगी। ये सेशन जैसे खत्म होगा तो इस सेशन की रिकॉर्डिंग और सारे इस PPT की लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप GDSC को अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको ये पहले पता चल गया होगा कि अगर आप ये कंप्लीट करते हो तो आपको क्या क्या मतलब गुडीज वगैरह मिलेंगी। अगर आपका रैंक 1 है ऐप का तो आपके लिए हुडीज एंड स्टिकर्स है। इसके बाद रैंक 2 के लिए T-shirts एंड स्टिकर्स है। रैंक 3 के लिए बॉटल एंड स्टिकर्स है। तो 3 रैंक्स निकाली जाएंगी बेसिकली।
उसके बाद स्पेशल कैटेगरीज भी हम निकाल रहे हैं, जैसे कि किसी ऐप को अगर मतलब पर्टिकुलर रैंक 1 2 और 3 में अगर हम नहीं रख पा रहे, लेकिन उसका कुछ तो स्पेशल फीचर है, हमें वो एकदम यूनिक लगा है वो, तो उसके लिए हमने स्पेशल कैटेगरी रखी है, ब्यूटीफुल यूजर इंटरफेस, इनोवेटिव आइडिया एंड यूज ऑफ एपीआईज। ठीक है, तो इस कैटेगरीज में अगर कोई ऐप हमें सबमिट करता है तो उनके लिए प्राइसेस है सेम, ऑलमोस्ट सेम प्राइसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक बात है। एंड पर्क्स आपको, मतलब पहले सबमिशन क्राइटेरिया क्या है, सबमिट योर ऐप ऑन और बिफोर 1st of February 2022। ओके, 1st Feb आपकी लास्ट डेट है। Submission can only made by an individual or in a team. Okay, a team can contain at most 3 students. एक टीम में ज्यादा से ज्यादा 3 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। विनर्स ऑफ स्पेशल कैटेगरीज विल गेट 1 प्राइज पर टीम। आपकी अगर टीम है एंड आप अगर स्पेशल कैटेगरीज में आपको प्राइज मिला है तो वो 1 प्राइज पर टीम होगा, लेकिन रैंक्स में ऐसा नहीं होगा। रैंक में हर एक पार्टिसिपेंट को, हर एक टीम के पार्टिसिपेंट को वो प्राइज मिलेगा। And results will be declared within 1 week of final submission. Okay, now how you can win. No one is too late to start Android Study Jam. Join in anytime you feel. So अभी भी टाइम है, एंड आपको मतलब कॉन्फिडेंट, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि अभी भी स्टार्ट किया तो आप आराम से ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट एंड अर्न 16 बैचेस, जैसे कि मैंने आपको बताया। गाइस, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, डिस्टर्बेंस आ रहा है। यस, थैंक यू। So make a stunning mobile app, either individually or a group of 3 students, and chance to win prizes for special categories too. ये सब आपको perks वगैरह मिलेंगे GDC की तरफ से। ओके, सो यहाँ तक आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा कि एंड्रॉइड सिटीजन्स क्या है। एक बेसिकली कोर्स है कॉटलिन में, आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखने का एकदम स्क्रैच से ये मौका मिल रहा है। सो ठीक है, आई गेस यहाँ पे तक सबका डाउट्स क्लियर हो गए। अभी किसी को डाउट है अभी तक के जो कुछ भी कवर किया अपन ने, तो यहाँ पे पूछ लो। ठीक है, एनीबडी गाइस? हाँ भैया, वो लैपटॉप की मिनिमम स्पेसिफिकेशन क्या चाहिए सॉफ्टवेयर रन करने के? हाँ, तो बेसिकली उन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे दिया है कि 4 GB आपके पास रैम होनी चाहिए, एंड SSD हो तो प्लस पॉइंट है, SSD नहीं होगी तो भी हार्ड डिस्क में एक करीबन 20 to 30 GB होगा तो भी चलेगा। और कोर i3 से प्लस होना चाहिए प्रोसेसर, वैसे उनका ये, लेकिन मैं पर्सनली i5 रिकमेंड करूंगा। i5 और 8 GB रैम होनी चाहिए, तो अब आपका मतलब ओके ओके चलेगा। ठीक है, तो हर एक लैपटॉप पे प्रॉब्लम देता ही है एंड्रॉइड स्टूडियो। सो एक बार आपका कितना भी कम स्पेसिफिकेशन हो, आप एक बार ट्राई कर लेना एंड्रॉइड स्टूडियो। अगर लकीली चल गया, आपके पास थोड़ा सा पेशेंस हो तो हो सकता है एंड्रॉइड स्टूडियो अच्छे से चल जाए। ठीक है, तो ऐसी है बात की 8 GB रैम होनी चाहिए एंड कम से कम i5 प्रोसेसर होना चाहिए। ओके, थैंक यू। ओके, एनीबडी एल्स? ये 10 तारीख तक कोर्स कंप्लीट भैया करने से कुछ होने वाला था क्या? इंटीग्रेटेड ग्राफिक पे चलेगा क्या? सॉरी, ग्राफिक्स क्या? इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे चलेगा? हाँ हाँ, चल जाएगा। एक्चुअली ग्राफिक्स की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका प्रोसेसर ठीक ठाक हो तो ग्राफिक्स एक्चुअली ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ऐसा है, तो बस रैम एंड प्रोसेसर पे ज़्यादा डिपेंड करता है, ग्राफिक्स पे इतना है। मेरा Okay, खुद का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, मेरे पे चल जाता है। हाँ श्रेयस, क्या बोल रहे थे? मैं पूछ रहा था 10 तारीख तक कोर्स कंप्लीट किया तो कुछ होने वाला था क्या? ऐसा नहीं है ना? हाँ, एक्चुअली ऑफिशियल जो डेडलाइन है वो 10th of January है, कल की है। तो कल तक हाँ। ओरिजिनली हमें करना था कोर्स कंप्लीट एंड ऐप सबमिशन वगैरह होना था, लेकिन GDSC अपन GDSC ने थोड़ा अलग ये किया है कि बहुत सारे बीच में ये टर्न ऑफ इवेंट्स हो गए थे, लाइक कॉलेज वगैरह चालू हो गया था, वाइवास चल रहे थे, इसलिए अपन ने थोड़ा सा डेडलाइन बढ़ा दिया है। तो ऑफिशियल जो GDSC का सबमिशन रहेगा अपने ऐप का, वो 10th of January कल तक का फाइनल डेडलाइन है। यहाँ पे GDSC को वहाँ पे प्रेजेंट करना है। ठीक है, लेकिन GDSC के अंदर अपन अपन सारे लोग जो है, हम अपने लिए डेडलाइन है 1st of Feb। ओके, तो 1 महीना अपन ने एक्सटेंड कर लिए, तो यहाँ तक आप सबमिशन कर सकते हो, आपका कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी कर सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन GDSC की तरफ से आपको प्राइजेस वगैरह मिलने के लिए 1st of Feb इज द लास्ट डेट। ओके, आई गेस और किसी को कुछ डाउट्स? एनीबॉडी गाइस, पूछ लो अभी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अपन ने पहले आई गेस सेकंड सेशन में अपन ने ये टॉपिक कवर किया था कॉटलिन के बेसिक्स।
तो किसी को अभी भी क्लियर नहीं तो ये बता दूं कि ये पूरा कोर्स जो है कॉटलिन लैंग्वेज में है। तो अगर आपको खुद को कॉटलिन नहीं आती तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रोग्रामिंग भी नहीं आती तो भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बेसिक से सिखाया है। इसके जो मॉड्यूल्स है एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे लूप लगाना है या फिर कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करना है यहाँ से स्टार्ट होता है ये कोर्स, ठीक है। तो एकदम इंट्रोडक्शन टू कॉटलिन है, क्रिएट योर फर्स्ट ऐप, ऐसे बेसिक बेसिक से चीज़ों से स्टार्ट होता है ये कोर्स। तो ऐसे कुछ ये नहीं है कि आपको अगर ये सब चीज़ें नहीं आती पहले से तो आप कर नहीं सकते, ऐसी कुछ बात नहीं। कोई भी ये कोर्स कंप्लीट कर सकता है, ओके। सो इवन ये भी मैटर नहीं करता आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ठीक है। हर एक के लिए इक्वली मतलब इक्वली माइंड में रख के ये कोर्स डिज़ाइन किया। सो आई पर्सनली फाइंड दिस कोर्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपको तो लाइक बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। आपके फ्रेंड्स भी अगर कोई इंटरेस्टेड है थोड़ा सा भी तो उनको कहो कि यार ये ट्राई कर लो एक बार, अभी भी बहुत सारा टाइम है, ठीक है। अगर टाइम में कंप्लीट भी नहीं होता तो भी आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल रहेगा जो आप शोकेस कर सकते हो कि आपने इतने सारे ऐप्स बनाए एंड ऑल, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्लस पॉइंट होता है। एंड पर्सनली बताओ तो एंड्रॉयड में एक्चुअली बहुत ज़्यादा कम क्या बोलते हैं उसे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि आप कंपेयर करोगे वेबडी या फिर मशीन लर्निंग से, मशीन लर्निंग तो फिर भी अभी अभी हाइप हो रहा है, लेकिन वेबडी में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि लाइक हर एक फर्स्ट ईयर का बंदा वेबडी आता ही है उसे, ओके। तो मैं फोमो क्रिएट करने का ट्राई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि एंड्रॉयड इज़ लिटिल बिट टफ। आपको अच्छा खासा पेशेंस लगता है, यहाँ पे पेशेंस की बहुत ज़्यादा ये कमी है, तो बहुत सारे बंदे बीच में से ही छोड़ देते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये ध्यान में रखो। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है एंड्रॉयड में, बहुत सारे जॉब्स है जहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपर्स मिलते ही नहीं है। सो ये बातें ध्यान में रखिए एंड लाइक स्टार्ट विथ दिस एंथुजियाज्म, ओके। आई गेस अभी तक किसी का डाउट नहीं है, अगर नहीं है तो अपन कंटिन्यू करते हैं फिर से। अगर CS IT ब्रांच ना हो तो? नो वरीज, एक्चुअली यहाँ पे लिमिटेशन है ही नहीं। आप इस कॉलेज में से भी नहीं हो तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कौन सी भी ब्रांच में। आप कौन सी ब्रांच में? इंस्टू। हाँ, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर फ्रॉम इंस्टू एंड दे आर लाइक डूइंग ग्रेट इन एंड्रॉइड स्टडीज, लाइक सम ऑफ देम आर फ्रॉम थर्ड ईयर ओनली, ओके। सो ऐसा नहीं है कि आप किसी उस पर्टिकुलर ब्रांच से तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते या फिर डेवलपमेंट नहीं सीख सकते। प्रोग्रामिंग इज फॉर एवरीबडी, पर्टिकुलर एंड्रॉइड स्टडीज तो हर एक के लिए ओपन है। Nice. Okay. So, yeah, I guess 30 students are currently joined. Okay, I'll start then. तो रिकैप में ये भी बता देता हूँ कॉटलिन बेसिक्स में अपन ने क्या क्या सीखा था। पहले तो एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था, प्रिंट अ मैसेज, मतलब एक बेसिक स्ट्रिंग कैसे प्रिंट होती है इसमें। फिर फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं उन्हें, सिंटैक्स कैसा होता है। फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके अंदर कैसे डिक्लेयर करना है वेरिएबल्स को, उसको कैसे अपडेट किया जाता है, उसकी म्यूटेबिलिटी क्या होती है, कैसे कैसे चेंज होते हैं वेरिएबल्स, वो सब दिखा था। उसके बाद कंडीशंस, अपनी जो इफ एल्स कंडीशन होती है जनरल प्रोग्रामिंग में, वो देखी थी हमने। सो ये थी। उसके बाद आता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, जिस नाम बड़ा है लेकिन बहुत ही एकदम सिंपल काम है उसका, बहुत ही हैंडी आता है। स्ट्रिंग के अंदर अपने को वेरिएबल्स की वैल्यू मिक्स करने के लिए काम आता है। उसके बाद क्रिएट एंड कॉल फंक्शंस, फंक्शंस तो अपन ने डिक्लेयर करे थे, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन को क्रिएट कैसे करना है और उसको यूज कैसे करना है, वो भी यहाँ पे चीज़ अपन ने देखी थी, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद हाँ, talking about this Android citizens, like currently in this year, we are partnered with these many companies. First company is Give My Certificate, a platform to generate and send verifiable documents. This is a great platform to distribute the certificates. And Give My Certificate has partnered with GDC DYP COE to deliver this Android citizens course to you. So all of the goodies and all comes from these these much of companies. Okay. The second one is Hyphen, a revolutionary employee review platform to help employers get genuine employees. Okay, so this is the great platform to like for the businesses and the employees also. Okay, then Taskade, a platform where remote teams chat, organize and get things done. So ये टीम कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है। आप जब भी किसी टीम में काम कर रहे हो तो एक टास्केड एक बहुत ही अच्छा टूल है जो आपको इसमें हेल्प करेगा। उसके बाद वेरी वेल नोन जेट ब्रेन्स, एक्चुअली जो कोटलिन लैंग्वेज है, एंड्रॉइड स्टूडियो जो ये सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीज़ें जो है जेट ब्रेन्स ने बनाई है। सो जेट ब्रेन्स इज अ कंपनी विच लाइक ओरिजिनली क्रिएटेड दैम। सो इट्स अ कटिंग एज सॉफ्टवेयर वेंडर स्पेशलाइजिंग इन क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट डेवलपमेंट टूल्स। इनके बहुत सारे आईडीज मतलब आप जो कोड एडिटर्स बोलते हैं,
आईडीज इनके बहुत सारे पॉपुलर है, हर एक लैंग्वेज के लिए इनके आईडीज है। सो एक बहुत अच्छी कंपनी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टर आतिश जैन. Atish Jain sir, like this company is providing very valuable resources and courses for students, provides training and also ensures skill development to all sections of society. AH Career is known highly for C and Java programming languages. So Atish Jain sir एक पर्सनल मेंटोर भी है, एक अच्छे करियर एक्सपर्ट भी है। सो आपको ये पर्सनली गाइड करते हैं, आपको कुछ भी करियर गोल हो उसको अचीव करने में। आपको प्रोग्रामिंग कोर्सेज तो मिलते हैं लेकिन यहाँ पे पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस मिलता है। सो ये बहुत से ज़्यादा खास बात है। एंड पर्सनली like his explanation and his like openness towards every student is like really appreciable, and like you should really try their courses. Okay. उसके बाद अपना मेन टॉपिक है रूम डेटाबेस। सो यस, अपन मेन टॉपिक पे यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं। तो अगर किसी ने मतलब अभी तक कोर्स स्टार्ट किया एंड किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अटक गए या फिर स्पेसिफिक एंड्रॉयड कोर्स के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर अपन मेन टॉपिक पे यहाँ पे चलते हैं। एनीबडी हैज एनी डाउट इन रिगार्डिंग दिस कोर्स और एनी टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ ऐसा लग रहा है? Yes, anybody? Okay, no worries. I guess, yeah. So guys, like यहाँ पे मतलब ऐसे मतलब रूम डेटाबेस वगैरह ऐसे चीज़ें आपको नई नहीं लग रही होगी तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आप स्टिल ये सेशन कंटिन्यू करो, आई वुड एडवाइस। एंड बहुत सारे मतलब छोटे छोटे इंसाइट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, एंड लाइक एंथुसियाज्म क्रिएट होगा कि एंड्रॉइड कितना एक्चुअल में ऑसम है एंड हाउ यू कैन लाइक स्टार्ट डेवलपमेंट। तो सेशन लीव मत करना, आपको मतलब समझेगा भी नहीं तो भी लाइक कीप अप विद द सेशन, एंड लाइक in the end आपको बेनिफिशियल ही रहेगा ये सब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज बेसिकली रूम डेटाबेस? डेटाबेस का कंसेप्ट आपने बहुत बार सुना होगा कि डेटाबेस एक्चुअली होता क्या है। लाइक डेटाबेस इज नथिंग बट द स्टोर, लाइक देयर इज अ पर्टिकुलर स्टोर वेयर यू कैन स्टोर द डेटा। लाइक इट्स रियली सिंपल। लाइक एक कोई तो फाइल हो सकती है या फिर कोई तो एक ऐसे पर्टिकुलर स्पेस हो सकती है आपके कंप्यूटर में, आपके फ़ोन में, जहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर होता है परसिस्टेंटली। परसिस्टेंट मतलब जहाँ पे वो सेफली रहता है। ओके। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट ऐप में जा रहे हो तो आपका डेटा वहाँ पे स्टोर होता है, ऐसा नहीं कि हर बार आपको डेटा वो एंटर करना पड़ रहा है। तो ये डेटाबेस जो है दुनिया के हर एक एप्लीकेशन में यूज़ होता है। ओके, तो ये डेटाबेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एंड्रॉइड के अंदर अगर आप आते हो तो आप अगर एक ऐप क्रिएट कर रहे हो तो इमेजिन करो बहुत सारा यूजर का डेटा ऐसा है जो आपको प्रोसेस करना है, मतलब आपको सेव करना है। तो यहाँ पे आपको डेटाबेस की नीड लगती है। एंड हर बार ये जो डेटा है वो इंटरनेट से कनेक्टेड ही हो ऐसी बात नहीं है। आप लोकली उस फोन, पर्टिकुलर फोन में आपको वो डेटा स्टोर करने की जरूरत लग सकती है। तो यहाँ पे लोकल डेटाबेस काम में आते हैं। लोकल यानी कि क्या, वो सिर्फ अपने फोन में ये रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। आप इंटरनेट पे उनमें ज़्यादा सेंड नहीं करते, ठीक है। तो वो आपके फ़ोन में सिर्फ प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर फाइल में ऐसे। तो उसको लोकल डेटाबेस कहते हैं। तो उसका एक एग्जांपल है रूम डेटाबेस। ओके, सो ट्रेडिशनली जो था वो एसक्यूएल डेटाबेस था जिस पे अपन काम करते थे लोकल डेटाबेस के तौर पर। वो आपको डेटा जो है वो लोकल स्टोर करने में मदद करता था। लेकिन एक नया कंसेप्ट आ गया रूम डेटाबेस। सो रूम डेटाबेस का एक्चुअली एसक्यूएल डेटाबेस ही है। एसक्यूएल इज लाइक द ट्रेडिशनल डेटाबेस वी यूज इन एंड्रॉइड। ओके, सो उसके एसक्यूएल डेटाबेस ही हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसका यूसेज जो है, हम कैसे उसको प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसे उसको एप्लीकेशन में यूज करते जा रहे हैं अपन, उसको थोड़ा सा सिंपल बनाया उन्होंने, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा बहुत एक दो लेयर ऐड किए एंड उसका जो ओरिजिनल यूज था उसको थोड़ा सा और सिंपल किया है। तो उसी को कहते हैं अपन रूम डेटाबेस। ओके, सो इसके रूम डेटाबेस के अंदर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट करके होता है, DAO। सो ये DAO काम क्या करता है, आपका जो ओरिजिनल डेटाबेस है एंड आपका जो प्रोग्राम है, कोड जो है आपका, उसके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है। तो ये कम्युनिकेशन ईजी हो गया तो आपको प्रोग्राम कोड लिखने में ज़्यादा आसानी होती है। इसलिए बहुत सारी एंटिटीज, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे काम में आती है, ठीक है। तो ये है रूम डेटाबेस बेसिकली। So database is nothing but where you can store the data, and room database is just like the over wrapper outside this SQLite database. So basically आपका ओरिजिनल SQLite database काम करता है, उसके ऊपर आपको प्रोग्राम करने में इजी जाएगा, इसलिए रूम डेटाबेस है। ओके, सो एडवांटेजेस ओवर SQLite। SQLite मैंने बताया जैसे कि एक ट्रेडिशनल डेटा है, डेटाबेस है एंड्रॉयड का, जो बेसिकली हर एक प्रोग्राम यूज करता है एंड्रॉयड में।
एडवांटेजेस क्या है इसके? तो पहला एडवांटेज ये है कि कंपाइल टाइम वेरिफिकेशन ऑफ क्वेरीज। जब भी आप डेटाबेस यूज करते हो तो आपने ये नाम सुना होगा क्वेरीज, ओके। तो एक क्वेरीज क्या रहती है? जस्ट एक सिंटैक्स रहता है, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड टाइप करते हो वैसे एसक्यूएल में क्वेरीज होती है। आपको पर्टिकुलर डेटा फेच करना हो, इंसर्ट करना हो, डिलीट, अपडेट, ये सारे जो ऑपरेशन है वो क्वेरीज के थ्रू होते हैं। सो एक क्वेरीज क्या है? जस्ट एक लाइंस ऑफ कोड्स है जिसकी मदद से आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐड करना, डिलीट करना, ये सब चीजें। तो ये जो क्वेरीज लिखते हैं अपन, जो ट्रेडिशनली लिखते थे, तो वो क्वेरीज डायरेक्टली एक स्ट्रिंग में लिखते थे, जैसे कि एक सिंपल टाइप कर दी, एंड जब भी वो रन हो रहा होगा तो वो क्वेरीज रन होती थी। ऐप जब रन कर रहा होगा तो वो क्वेरीज रन होती थी। तो बहुत बार ऐसा होता था कि वो क्वेरीज गलत लिख दिया अपन ने, तो उसका कुछ वेरिफिकेशन नहीं होता था, वो ऐसे ही कंपाइल हो जाती थी, ऐप बन जाता था। लेकिन ऐप रन करते वक्त वो फेल हो जाता था और वहीं पे क्रैश हो गया। तो ये सब चीजें रूम डेटाबेस में नहीं होती। रूम डेटाबेस क्या करता है? आपका जब ऐप कंपाइल हो रहा होगा, जब आपका बिल्ड हो रहा होगा, तभी ये सारी क्वेरीज को जो है वो वेरीफाई कर लेता है। सबका कंपाइल टाइम पे उसका वेरिफिकेशन हो जाता है। तो अगर एरर है तो वही उसी पॉइंट पे आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेरीज में इस पर्टिकुलर पॉइंट में एरर है। तो वो आप पहले से ही डिबग करोगे, एंड जो पर्टिकुलर ऐप जो है वो आपका एररलेस होगा, एरर नहीं ज्यादा देगा। दूसरा उसका एडवांटेज है इजी कन्वर्जन बिटवीन एसक्यूएल रिजल्ट्स एंड जावा और कॉटलिन ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि एसक्यूएलाइट का जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस में डेटा स्टोर्ड है, उसको हम क्वेरी डाल के उसको डेटा तो निकाल लेते थे, लेकिन वो डेटा जो है वो पर्टिकुलरली यूज करना होता है हमारे कोड में। गाइस प्लीज म्यूट योर माइक्स, ओके? एनीबॉडी एक्सीडेंटली? यस अक्षय, प्लीज म्यूट द माइक, ओके, थैंक यू। सो मैं क्या कह रहा था कि जो अपन डेटा एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर का, वो डेटा ओरिजिनली हमें मिल तो जाता था, लेकिन उसको कोड में यूज करने के लिए वो एक यूजेबल एंटिटी में लाना पड़ता था उसको, मतलब उसको प्रॉपरली यूज करने के लिए जावा और कॉटलिन के ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ता था उसे। तो वो जो कन्वर्जन है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक एंड बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता था उसके लिए। तो वो जो काम है बहुत सिंपल कर दिया रूम डेटाबेस ने, ठीक है? तो उसके बाद से चेंजिंग स्कीमा इज इजी। तो पहले क्या होता था? स्कीमा क्या होता है? पहली बात, स्कीमा इज नथिंग बट हाउ यू स्ट्रक्चर योर डेटा। आपको डेटा तो स्टोर करना है, लेकिन किस फॉर्मेट में सेव करना है आपको? अगर एक स्टूडेंट का डेटा सेव करना है तो उसका पर्टिकुलर फील्ड्स क्या आएंगे? उसका नेम रहेगा, उसका रोल नंबर रहेगा, क्लास, डिपार्टमेंट, डिवीजन, ये सारी चीजें उसके अंदर आएगी। तो ये पर्टिकुलर चीज को हम स्कीमा बोलते हैं। लाइक नेम मेरे स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, वार स्किल के लैंग्वेज में बोलूँ तो उसको वारकर बोलते हैं। फिर रोल नंबर है जो इंट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। इसी तरफ से हर एक चीज मतलब डेटा की उसका एक डेटा टाइप होता है। ये सब चीजें जो है इनको पर्टिकुलर स्कीमा बोलते हैं उस पर्टिकुलर डेटाबेस का। सो वो स्कीमा जो है अगर चेंज करना होता तो आपको पुराने एसक्यूएलआईट में बहुत ज्यादा चेंजेस करने पड़ते थे, बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ता था। लेकिन ये स्कीमा चेंज करना रूम डेटाबेस में बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है? तो अपन थोड़ा टेक्निकल इसमें जाते हैं अभी। कंपोनेंट्स ऑफ रूम डेटाबेस। रूम डेटाबेस में मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है? उसमें मेन कॉन्सेप्ट्स है एंटिटीज एंड डीएओ, ओके। सो ये सब एनोटेशंस जो है, मतलब हर एक डेटा को डिफाइन करते वक्त या फिर आपका कोड डिफाइन कर लिखते वक्त आपको ये एनोटेशंस यूज करने पड़ते हैं। एट द रेट एंटिटी, एट द रेट प्राइमरी की, कॉलम इन्फो, डीएओ, क्वेरी। तो इनका मतलब क्या है? सो अपन एक काम करते हैं, जो ऑफिशियल इनका जो एंड्रॉइड सिस्टम का कोर्स है, इसमें रूम डेटाबेस को इन्होंने कैसे डिफाइन किया है। यूनिट 5 है डेटा परसिस्टेंस, इसमें ये रूम डेटाबेस का इंट्रोडक्शन है। तो ये देख लेते हैं कि कैसा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? इंट्रोडक्शन टू रूम एंड फ्लो। यस, सो बेसिकली क्या है, ये इन्होंने इस पर्टिकुलर कोड लैब में ये ऐप बनाने का मतलब पूरा ट्यूटोरियल दिया है कि ये ऐप का काम क्या है? बस ये जो बस है उसका शेड्यूल दिखाना है। तो उस पर्टिकुलर एक बस के लिए उसका स्टॉप का नेम रहेगा एंड उसका अराइवल टाइम रहेगा। ये पर्टिकुलर एक बस का हो गया, ऐसे 10-12 बसें हो सकती है। तो हर एक बस का एक स्टॉप नेम रहेगा और एक अराइवल टाइम रहेगा। ये डेटा कहीं पे तो स्टोर होना चाहिए, वो स्टोर होने के बाद उसको रिट्रीव भी करना है। तो ये बेसिक दो ऑपरेशन है, स्टोर करना है और उसको रिट्रीव करना है, शो करना है। तो ये दो चीजें यहाँ पे कैसे हम कैरी आउट कर सकते हैं उसका पूरा ट्यूटोरियल है। तो इसको कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है? बेसिकली क्या क्या करना है उन्होंने फिर से एक्सप्लेन किया है कि ये ऐसे एक स्क्रीन रहेगी जिसमें लिस्ट रहेगी अपनी, जो कि कंटेन करेगी हर एक शेड्यूल को। हर एक शेड्यूल में क्या रहेगा? उस बस का स्टॉप नेम, उसका अराइवल टाइम, ओके। तो ये सब अपने को बिल्ड करना है। तो ये करने के लिए उन्होंने एक बेसिक स्टार्टर टेम्पलेट भी दिया है। इस गिटहब रिपोजिटरी को अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे सारा कोड मिल जाएगा। तो ये कोड क्या है? इसमें आपको बेसिक दो ब्रांचेस है। ब्रांचेस मतलब क्या होता है कि
एक पर्टिकुलर कोड के 2 वर्जन्स हो सकते हैं, राइट? तो वो 2 वर्जन्स को स्टोर करने के 2 अपन अलग अलग ब्रांचेस यूज करते हैं। अगर आपको गिट पता नहीं होगा तो एक सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि ब्रांचेस आर नथिंग बट लाइक 2 वर्जन्स ऑफ द सेम कोड। ओके, तो ये कोड आपको डायरेक्ट आप जिप फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, सारा कोड मिल जाएगा आपको, या फिर ये जो HTTPS लिंक है आप कॉपी करके एंड्रॉइड स्टूडियो में इसको ओपन भी कर सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। I hope my voice is clear and audible because my net is giving issue sometimes. Anybody please confirm? Am I audible perfectly and visible? Yes, you are audible. Okay, thank you. So यहाँ पे आपको ये करने के लिए मैं नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ। तो नया प्रोजेक्ट करने के बजाय यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे 3 डॉट्स में गया मैं, और यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया गेट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल। तो इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको URL दे सकते हो उस रिपोजिटरी का। तो ये मैं रिपोजिटरी का URL यहाँ पे दिया, एंड यहाँ पे इस डायरेक्टरी में मेरा ये प्रोजेक्ट सेव होगा। इसको मैंने क्लोन कर लिया। क्लोन के बेसिकली इंटरनेट से ये कोड मेरा डाउनलोड हो रहा है, प्रॉपरली एंड्रॉइड प्रोजेक्ट में इसको स्ट्रक्चर कर रहा है, ठीक है? जब तक ये सारा मतलब ग्रेडल वगैरह बिल्ड फिनिश करता है, ये बता देता हूँ कि लाइक आपको जो ऐप बनाना है ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद, वो ऐप फर्स्ट वेब को मैंने जैसे कि बताया सबमिट करना है। तो वो ऐप के आइडियाज अगर आपको मतलब ये हो रहा है कि यार मेरे को ये ऐप बनाना है एंड मुझे पता नहीं कैसे करना है, या फिर स्टार्ट कहाँ से करूँ इसे, तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अपना जो डिस्कॉर्ड का सर्वर है वहाँ पे ASJ डिस्कशंस के या फिर ASJ डाउट्स के चैनल में आप पूछ सकते हो कि ये मेरा आइडिया है। आपको अगर आइडिया डिस्कस भी नहीं करना है तो आप पूछ सकते हो कि मेरे टीम में आने के लिए कोई तैयार है क्या, ऐसा। तो आप फील फ्री टू डू दैट, ओके? सो आपको अगर टीम में काम करना है लेकिन किसी को ज़्यादा जानते नहीं, तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे या फिर डिस्कॉर्ड के सर्वर पे, तो अपन आपकी टीम भी बना कर दे सकते हैं, ओके? सो यू जस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट अस, ओके? वी हैव ऑल द सॉल्यूशन फॉर यू। आई गेस यहाँ पे सारा अपना कोड आ गया है, ठीक है? तो एंड्रॉयड बेसिक प्रोजेक्ट ऐसा दिखता है, ठीक है? एंड्रॉयड स्टूडियो। तो यहाँ पे जो है बेसिकली उन्होंने 2 ब्रांचेस बनाए। तो ब्रांचेस शो करने के लिए मैं यहाँ पर राइट बॉटम में जाता हूँ। तो यहाँ पे मेन पे क्लिक किया मैंने, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे, उसमें से मुझे एकदम नीचे देखना है, ठीक है? एकदम राइट कॉर्नर में यहाँ पे मुझे दिख रहा है ओरिजिन मेन एंड ओरिजिन स्टार्टर। तो मैं यहाँ पे अगर ओरिजिन स्टार्टर कर देता हूँ एंड चेकआउट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा स्टार्टर कोड पे आ जाता है। मतलब उन्होंने एक बेसिक टेम्पलेट दिया है कि ये बेसिक कोड है तुम्हारा, इसके आगे आपको लिखना है, ठीक है? तो वो कोड यहाँ पे आ जाता है एंड आप उस पर कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब बेसिक लेवल पे आ जाता है, जो कुछ भी मतलब एम्प्टी टेम्पलेट्स दिया है उन्होंने, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है? तो ये बेसिक कोड है, इसमें सारा मतलब स्टार्टर टेम्पलेट है। एंड अगर आप फिर से यहाँ पे स्टार्टर पे क्लिक करके फिर से origin/main पे चले जाते हो एंड चेकआउट करते हो, तो आपको सॉल्यूशन कोड मिल जाएगा। फाइनल आपका ऐप बनने के बाद कैसा दिखना चाहिए वो उसका सॉल्यूशन कोड है, तो वो भी आप डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद हाँ, उन्होंने कैसे कैसे किए 1 बाय 1 अपन देखते हैं, ठीक है? तो अभी तक रूम डेटाबेस में किसी को कुछ डाउट है? क्या है रूम डेटाबेस एंड ऑल? थ्योरी पार्ट जो भी अपन ने कवर किया उसमें कुछ प्रॉब्लम है? एनीबॉडी? यस गाइस, ओके। आई गेस भैया मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, एक बार ब्रीफ दे दो ना। हाँ, ओके ओके, नो इश्यूज अथर्व। सो अपन ने अभी तक क्या क्या पॉइंट्स कवर किए कि आपको मतलब पहले ये बात बताओ अथर्व कि तुमने एंड्रॉइड सर्च के बारे में सुना है या फिर अभी पहली बार आ रहे हो? फर्स्ट टाइम है भैया। ओके, नो प्रॉब्लम। सो एंड्रॉइड सर्च से गूगल के तरफ से ऑफर किया जाने वाला कोर्स है, ठीक है? ये एक्चुअली कल खत्म होने वाला है ऑफिशियल डेट के हिसाब से, लेकिन GDSC DYPCO इज लाइक हमने ये डेट एक्सटेंड की है हमारे पर्टिकुलर GDSC के लिए। तो यहाँ पे आप 1 फेब तक आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो, आप एक ऐप बना सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली क्या है, कोर्स है, ठीक है? गूगल का ऑफिशियल कोर्स है जिसमें आपको एनरोल करना है, आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है। तो ये एक ऑल इन वन डॉक्यूमेंट है, आपको सारे स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसीजर मिल जाएंगी। आप MS Teams के चैट बॉक्स में खोलोगे तो भी आपको ये लिंक मिल जाएगी, ठीक है? bit.ly GDSC_ASJ। मैं फिर से पोस्ट कर देता हूँ, आपके पास एक्सेस तो रहेगा ही इसका, लेकिन फिर भी ओके। तो ये आप लिंक विजिट करोगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा, इसमें ऑल इन वन सारे स्टेप्स है, आपको कैसे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है,
फिर एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है, वो कोर्स कैसे कंटिन्यू करना है, ये सब मिल जाएगा वहाँ पे। ओके 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 ओके, थैंक यू। एनीबडी एल्स हैज एनी डाउट अब तक ओवरऑल एएसजे के बारे में या फिर रूम डेटाबेस के बारे में? एनीबडी? ओके, आई गेस किसी को डाउट नहीं है, तो अपन थोड़ा सा कोड के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, मैं मेन चीज़ें सिर्फ दिखाऊंगा, आपको ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज करने का ट्राई नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा वास्ट हो सकता है। मेजोरिटी आप लोग जो है वो थोड़ा मतलब इंट्रोडक्शनरी पार्ट है, बहुत सारी चीज़ों को लोगों को पता नहीं है कि एंड्रॉइड वर्जन्स है क्या, तो अपन ज़्यादा डीप में नहीं घुसेंगे कोड के। ओके, हम जस्ट ऊपर ऊपर से देख लेते क्या क्या होता है इसमें। ठीक है पहले तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या दिया, ऐड रूम डिपेंडेंसी। तो आपको कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी या फिर एक्सटर्नल फीचर आपको आपके ऐप में यूज करना है तो उसकी एक डिपेंडेंसी होती है। इंटरनेट पे कई लोगों ने वो कोड करके रखा है। ठीक है, वो कोड आपको आपके ऐप में यूज करने के लिए उनकी डिपेंडेंसी इंक्लूड करनी पड़ती है। वो डिपेंडेंसी कहाँ पे इंक्लूड होती है, वो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, एंड इस सारे फोल्डर स्ट्रक्चर के एकदम एंड में ग्रेडल स्क्रिप्ट्स करके है। ठीक है, तो इस ग्रेडल स्क्रिप्ट का आप डबल क्लिक करोगे या फिर एक्सपांड करोगे तो बहुत सारी फाइल्स ओपन होंगी। इसमें से दो फाइल्स है, build.gradle एंड build.gradle। नाम सेम ही है, लेकिन ये जो पहली फाइल है इसको ये प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल बोलता है, एंड इसको जो है वो मॉड्यूल यानी कि ऐप लेवल ग्रेडल बोल सकते हैं उसको। तो ये दो फाइल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को हैंडल करने के लिए। आप इंटरनेट से कौन सी लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड होती है। तो इन्होंने कोर्स में क्या क्या बोल के रखा है, इन द प्रोजेक्ट लेवल build.gradle फाइल डिफाइन द रूम वर्जन इन द ext ब्लॉक। ठीक है, तो मैं प्रोजेक्ट लेवल की ग्रेडल फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पे ext नाम का जो मेरा क्या बोल सकते हैं आपका डिफाइंड है ext नाम का, उसके अंदर आपको जो रूम वर्जन है, रूम मतलब अपना रूम डेटाबेस, रूम का वर्जन जो है यहाँ पे उन्होंने 2.3.0 डिफाइन करके रखने के लिए बोला है। ये रूम वर्जन बाकी की चीज़ों में लाइक यूज होगा, एंड वो पर्टिकुलर डिपेंडेंसी फेच करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए वो काम आएगा। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, सेकंड इज इन द ऐप लेवल build.gradle फाइल एट द एंड ऑफ डिपेंडेंसीज लिस्ट ऐड द फॉलोइंग डिपेंडेंसीज। ये सारी चीज़ें उन्होंने ऐड करने के लिए बोली है। तो अपन ऐप लेवल ग्रेडल ओपन करते हैं, इसके अंदर लास्ट में आ जाते हैं तो यहाँ सारे इम्प्लीमेंटेशन जो है डिपेंडेंसीज इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये सारे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बाहर के हम कौन से लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं उसका सारा यहाँ पे ये बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं इन्होंने पहले से ऐड करके रखी। ये सॉल्यूशन कोड है तो इसमें सारा मतलब फाइनल कोड है ये। ठीक है, तो मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। तो इन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करके एंड रूम रन टाइम या फिर यहाँ पे और रूम वर्जन किया। ये रूम वर्जन कहाँ से आ रहा है अपना, उस build.gradle से, प्रोजेक्ट लेवल build.gradle से। उसके बाद एक है एंड्रॉइड एक्स रूम कंपाइलर, फिर लास्ट में एंड्रॉइड एक्स रूम KTX, कॉटलिन का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है इसको। ठीक है एक्सक्यूज मी। सो ये सब चीज़ हो गई। अपन ने एक्सटर्नल डिपेंडेंसी जो थी रूम की, मतलब रूम डेटाबेस यूज़ करने के लिए जो भी आपको कोड लगने वाला था वो अपन ने ऐड कर लिया। ठीक है, इंटरनेट से। तो ये हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रिएट एन एंटिटी। एंटिटी क्या होता है, सो बेसिकली जो अपना डेटाबेस होता है वो टेबल्स में डिवाइडेड होता है। लाइक अगर मुझे एक स्कूल के लिए डेटाबेस बनाना है तो उसके अंदर मेरे क्या क्या फॉर एग्जांपल डेटाबेस लाइक टेबल्स हो सकते हैं। किसी को कुछ आइडिया है क्या, मतलब एक पर्टिकुलर मुझे एक एग्जांपल है कि अपना स्कूल का डेटाबेस बनाना है तो उसमें क्या क्या टेबल्स हो सकते हैं, कुछ भी आप अपनी इमेजिनेशन से बताओ कि क्या क्या हो सकते हैं टेबल्स। एनीबॉडी? क्या नाम होगा, ब्रांच होगा, रोल नंबर होगा। राइट, एग्जैक्टली। सो ये आपने जो बताया नेम रोल नंबर ब्रांचेस, ये पर्टिकुलर टेबल्स के एंटिटीज यानी कि फील्ड्स हो सकते हैं। लाइक मुझे एकदम ग्लोबल लेवल पे अगर डिस्क्राइब करना होगा तो मैं क्या कहूँगा कि एक पर्टिकुलर स्कूल के अंदर मुझे टीचर्स का डेटा स्टोर करना है, मुझे स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, एंड फिर सब्जेक्ट्स का डेटा स्टोर करना है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हो गई। ओके, तो इनको मैं टेबल्स बोलूँगा, इनको इन पर्टिकुलर एंटिटीज को मैं टेबल्स बोलूँगा। तो पर्टिकुलर टेबल स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर मेरे सारे स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर होगा। पर्टिकुलर टीचर्स नाम के टेबल के अंदर मेरे सारे टीचर्स का डेटा, सेम फॉर द सब्जेक्ट्स। ओके, तो ग्लोबल लेवल के मैं डिफाइन करूंगा क्या, टेबल्स होंगे, टीचर्स वगैरह, एंड इसके अंदर जो आपने बोला नेम, रोल नंबर, डिवीजन, ये सारे उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर के जो फील्ड्स है उसको अपन ये सारी चीजें असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो टीचर का फॉर एग्जाम्पल क्या रह सकता है, कोई एक एग्जाम्पल दो। टीचर
के अंदर क्या क्या डेटा स्टोर कर सकते हैं अपन, क्या क्या फील्ड्स हो सकते हैं? एनीबॉडी? Qualification. यस, क्वालिफिकेशन, एल्स? Experience. एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, नेम हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एंड एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नाम का टेबल है मेरा, तो सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या स्टोर कर सकेंगे अपन? यस, कितने यूनिट्स है? हाँ राइट, कितने यूनिट्स है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसका ऑफिशियल बुक कौन सा है, कौन से ऑथर को ये करना है, ये सारी मतलब उस पर्टिकुलर टेबल की या फिर उस पर्टिकुलर एंटिटी की फील्ड्स हो सकती है। एक्सक्यूज मी। तो ये हो गया पर्टिकुलर डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस क्या होता है, एकदम ऊपर से आइडिया हो गया होगा सबको कि डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं एंड उस पर्टिकुलर टेबल में फील्ड्स हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी फील्ड्स अपन डिफाइन करता है। तो यहाँ पे इन्होंने वही एक्सप्लेन किया इसको इसमें मॉड्यूल में कि क्रिएट एन एंटिटी। एंटिटी क्या होती है कि अगर इस पर्टिकुलर ऐप का अगर एग्जांपल लूँ मैं, बस शेड्यूलर ऐप का, तो मुझे लिस्ट दिख रही है शेड्यूल्स की, हर एक बस का शेड्यूल की लिस्ट दिख रही है मुझे। तो उस लिस्ट का हर एक आइटम जो क्या है वो एक मेरा पर्टिकुलर शेड्यूल है। तो वो पर्टिकुलर शेड्यूल के अंदर मैं क्या क्या स्टोर करना चाहता हूँ, उसका बस का स्टॉप नेम एंड उसका अराइवल टाइम, ये दो चीज़ें मेरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि मेरे में जो डेटाबेस है उसके अंदर मेरे शेड्यूल्स नाम का एक टेबल रहेगा। ओके, बस शेड्यूल्स नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या रहेगा, वो शेड्यूल्स का टेबल रहेगा। उस टेबल में मेरी लिस्ट ऑफ डेटा स्टोर होंगे। हर एक जो आइटम होगा उसके अंदर वो एक पर्टिकुलर बस को रिप्रेजेंट करता है। उस बस के अंदर मैं उसका बस का स्टॉप नेम लिखूंगा एंड उसका अराइवल टाइम लिखूंगा। ओके, तो लाइक यू कैन सी द पिक्चर राइट, लाइक कि इमेजिन कर सकते हो कि आप कैसे उसके अंदर हो सकता है डेटा। ओके, तो ये देख लिया अपन ने। तो इसको पर्टिकुलरली कैसे डिफाइन करना है ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एक डेटा क्लास यहाँ पे अपन को क्रिएट करना है। डेटा क्लास क्या होता है, आपने अगर प्रीवियस यूनिट्स किए तो आपको थोड़ा सा अंदाज होगा डेटा क्लास क्या होता है। एक पर्टिकुलर क्लास होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए, उस एंटिटी का डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो एक डेटा क्लास बनाना है उन्होंने शेड्यूल नाम का। उसके अंदर अपन को 3 फील्ड्स ऐड करनी है। कौन सी 3 फील्ड्स? पहली तो है आईडी, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईडी लगती है। कौन सा भी आप डेटाबेस या फिर कौन सा भी टेबल क्रिएट करोगे तो उस पर्टिकुलर रो को या फिर उस पर्टिकुलर आइटम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आईडी यूज होती है वहाँ पे। वो इंटीजर हो सकती है, कुछ भी रैंडम आईडी हो सकती है, लेकिन वो यूनिक रहती है। ओके, सो ये होते हैं पहली फील्ड। उसके बाद अपने मेन जो पैरामीटर्स है वो पहला है स्टॉप नेम, उसका नाम आ जाएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। उसके बाद आता है अराइवल टाइम जो कि एक इंट है, ओके, इंटीजर। सो ये सारी फील्ड्स बोल सकते हैं अपन इस पर्टिकुलर टेबल में स्टोर होंगी। ओके, स्कीमा का क्या बोल सकते हैं इसके, स्कीमा का पार्ट है ये सब चीज़ें। ओके, तो ये सब कोड में कैसे लिखते हैं वो मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। सो इस डेटाबेस के अंदर मैं चला गया एंड शेड्यूल के अंदर यहाँ पे देख लिया मैंने, शेड्यूल नाम का क्लास है। तो इसके अंदर कैसे लिखा है इन्होंने, @entity लिखा है। ये जो एनोटेशन यूज किया है @entity, मतलब ये जो डेटा क्लास है मेरा वो एज एन एंटिटी यूज हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर टेबल के इक्विवेलेंट है। ओके, एक एंटिटी मतलब एक टेबल के इक्विवेलेंट होती है वो। तो ये जो मैं बोल रहा था कि वो जो एंड्रॉइड कॉटलिन का कोड है अपना और डेटाबेस का रिजल्ट है, उसको पर्टिकुलरली उसके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होने के लिए ये रूम डेटाबेस इजी है। तो ये इजी क्यों है, इससे प्रॉपरली एंटिटी, कॉलम इन्फो, प्राइमरी की, ये सारी जो एनोटेशन है इस ये सब चीज़ें इन्होंने इसमें इंक्लूड की है, इसलिए सब चीज़ें इजी हो जाती है। अगर आप ट्रेडिशनल अपना SQL डेटाबेस रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर है एक पर्टिकुलर डेटा स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, ठीक है। तो ये इन्होंने इजी करके रखा है ये सारे एनोटेशंस यूज करके। एनोटेशन मतलब ये @ यूज करते हैं ना, इसको एनोटेशन बोलते हैं। तो @ एंटिटी यूज किया, मतलब ये जो मेरा क्लास है उसी को मैं टेबल की इक्विवेलेंट मानूंगा। प्राइमरी की जो है वो मेरी प्राइमरी यूनिक की है जो कि इस वेरिएबल में होगी आईडी में। उसके बाद कॉलम इन्फो होता है, और एक पर्टिकुलर कॉलम का नाम है मेरा स्टॉप नेम और अनदर एक कॉलम है उसका नाम है अराइवल टाइम, ऐसे। ओके, तो ये मेन 3 कॉलम्स है, आईडी, स्टॉप नेम, अराइवल टाइम। ओके, सो अभी तक सबको मतलब क्लियर है? किसी को इस पॉइंट तक कोई डाउट है? क्या कर रहे हैं अपन, इतना तो क्लियर हो गया होगा सब किसी को। ओके, नाइस। सो मैं लाइक क्विक रिवाइज करता हूँ कि ये एंटिटी जो है वो किसके इक्विवेलेंट होती है अपने डेटाबेस में, कोई मैंने अभी बताया एक्चुअली, टेबल के।
यस एग्जैक्टली, टेबल के होते हैं। जो अपन क्लास बना रहे हैं उसके अंदर जो वेरिएबल्स अपन डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो वेरिएबल्स जो है वो डेटाबेस उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइक रो कॉलम। ओके, उस पर्टिकुलर कॉलम को डिफाइन करती है। ओके, ये स्टॉप नोन जो है एक बार में डेटाबेस का ये डेटाबेस दिखता कैसे, ठीक है। बहुत सारे आप मतलब फर्स्ट ईयर से, इसलिए मतलब एकदम बेसिक से बता दो कि डेटाबेस दिखता कैसे है बेसिकली। ये क्या ग्राफिक्स से आ गया पूरा तो। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपका जो एक्सेल शीट होता है ना, वैसे ही पूरा अपना डेटाबेस दिखता है। ओके, हाँ देखो, तो बेसिकली एक्सेल शीट जैसा दिखता है ये, जहाँ पे ये जो वर्टिकल कॉलम्स है, ये अपनी पर्टिकुलर कॉलम इन्फो बोल सकते हैं आप इनको। मतलब कॉटलिन में ये पर्टिकुलर कॉलम्स है, एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जेंडर, टाइटल, ये सारी चीज़ें कॉलम्स है। एंड हर एक पर्टिकुलर रो है जो अपना रिकॉर्ड है। उस लिस्ट ऑफ डेटा में हर एक रिकॉर्ड होता है ना, तो वो एक रो मतलब एक रिकॉर्ड है। ओके, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कॉलम के नेम्स होते हैं कि एम्प्लॉय आईडी कॉलम, लास्ट नेम कॉलम, फर्स्ट नेम कॉलम, ऐसा। तो ये होती है रोज और कॉलम्स। एक टेबल को कैसे डिफाइन करते हैं, रोज एंड कॉलम्स में डिफाइन होता है एक टेबल। ओके सॉरी, सो अपना आपका मतलब ब्रीफ आइडिया हो गया होगा कि डेटाबेस एक्चुअली दिखता कैसे एंड उसके अंदर अपन एक्चुअली क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो अपन ने अभी तक क्या क्या देखा कि उसको एक पर्टिकुलर डेटा क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं एज एन एंटिटी। एंटिटी मतलब इक्विवेलेंट टू टेबल। नाइस। तो दूसरा उन्होंने पॉइंट क्या दिया है, ये क्रिएट करने के बाद अपने को एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, डिफाइन द डीएओ। डीएओ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है डेटा, डीएओ स्टैंड्स फॉर डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। मतलब जो डेटा है अपने डेटाबेस के अंदर का, उसको एक्सेस करने के लिए बीच में एक लेयर होता है, उसको बोलते हैं डीएओ, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। ये इस पर्टिकुलर इंटरफेस एक लाइक इट्स अ कंसेप्ट इन जावा एंड कॉटलिन। सो इंटरफेस डिफाइन वगैरह होता है। तो इसका काम क्या होता है, जो डेटाबेस के अंदर का डेटाबेस डेटा है एंड अपने को जो कॉटलिन कोड है जो उसको एक्सेस करने जा रहा है, उनके अंदर एक लाइक लेयर बन के काम करता है। तो ये इजी जाता है अपने को इसमें क्वेरीज लिखना, इसमें डेटा क्या करते हैं, फेच करना, रीड करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें ऑपरेशंस जो है वो इसके थ्रू अपन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे मैंने @DAO लगाया, मैं फाइल ओपन करके दिखाता हूँ, schedule.dao.kt। ओके, तो इसके अंदर क्या हो रहा है देखो, @DAO मैंने डिफाइन किया, जहाँ पे जैसे @entity था, यहाँ पे इसका एनोटेशन है @DAO, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो ये एक बेसिकली इंटरफेस है। तो इंटरफेस क्या है, ये इतने डीप में नहीं घुसूंगा, आप कोर्स अगर करोगे तो प्रॉपर्ली समझ जाएगा, फिर भी नहीं समझा तो गूगल वगैरह कर लेना, सिंपल चीज़ है ये, फिर अपन कहीं और पे मतलब एक्सप्लेन वगैरह करेंगे, ठीक है। सो ये शेड्यूल DAO है, इसके अंदर पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली, लाइक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक कंबाइन करने के लिए फंक्शन होते हैं ना अपने प्रोग्रामिंग जनरल। तो ये फंक्शन को उसके क्वेरी के साथ अटैच करता है, ठीक है। अगर मेरे को उस पर्टिकुलर टेबल में से इतना सारा डेटा निकालना है, ठीक है, इसके लिए मैं क्वेरी लिखता हूँ। ओके, तो उस क्वेरी को एक फंक्शन के साथ बाइंड कर देता है। तो मैंने एक बार क्वेरी लिख दी और उस फंक्शन के साथ बाइंड कर दी यहाँ पे, जैसे कि गेट ऑल फंक्शन को मैं इस क्वेरी के साथ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम शेड्यूल, ये सारी क्वेरी जो है स्क्वेल की, इसके साथ एक बार बाइंड कर लिया। तो जब जब मैं गेट ऑल फंक्शन नाम कॉल करूंगा, तब तब ये क्वेरी रन होगी और इसके अंदर का डेटा जो है मुझे मिलेगा। ओके, तो ये किस फॉर्म में मिलेगा, फ्लो ऑफ लिस्ट ऑफ शेड्यूल। या आप ज्यादा ध्यान में मत दो, फ्लो क्या होता है, लिस्ट से आपको तो पता ही चल रहा होगा कि लिस्ट ऑफ शेड्यूल, ये जो शेड्यूल अपन ने क्लास बनाया था, अब भी देखो ये डेटा क्लास जो था, इस शेड्यूल नाम के डेटा क्लास की लिस्ट होगी, इसमें बहुत सारे शेड्यूल्स होंगे इसमें। तो ये रिटर्न करता है गेट ऑल। इसके अंदर है गेट बाय स्टॉप नेम, मतलब क्या है, इन्होंने थोड़ा एडवांस किया है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम शेड्यूल वेयर स्टॉप नेम इज इक्वल टू स्टॉप नेम। मतलब जो अपन पर्टिकुलर स्टॉप नेम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टॉप नेम की बस का डेटा मुझे चाहिए। ओके, तो ये चीज रिटर्न करने के लिए अलग से फंक्शन बना है, गेट बाय स्टॉप नेम। ओके, तो बेसिकली DAO का काम क्या है, एक फंक्शन को वो क्वेरी के साथ बाइंड कर देता है
जिसके से अपने को मतलब वो फंक्शन कॉल करते साथ ही वो क्वेरी रन हो जाएगी और अपने को डेटा मिल जाएगा डायरेक्टली। ओके, सो ये बेसिकली काम है डीएओ का। ओके, समझ गया? एनीबडी लाइक फिर से बता सकता है मुझे डीएओ किसके लिए स्टैंड करता है, किसका शॉर्ट फॉर्म है डीएओ? यस, Database Access Object. okay, nice, Shweta. Yes, so DAO stand for this data access object. Nice. तो अभी तक अपन ने देखा एक डेटा क्लास कैसे बनाते हैं, एंटिटी एंड डीएओ। ओके, तो ये बहुत मतलब मेन कॉन्सेप्ट्स थी। इसके आगे भी अपन देखेंगे। ये व्यू मॉडल है, थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, अपन इसको इतना ज़्यादा डीप में नहीं देखते। एक व्यू मॉडल क्या होता है बेसिकली मैं बता देता हूँ। अब कोई भी ऐप या फिर कोई भी ऐप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। ओके, डेटा और उसका यूआई। तो आप अगर यहाँ पे देख रहे हो कि ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है, तो इस वेबसाइट में यहाँ पे नेविगेशन बार है, साइड में एक छोटा सा डिवीजन है, इसमें बीच में एक इमेज है। ये सारी जो पार्ट, ये इसको बोलते हैं अपन व्यू। मतलब क्या मुझे को दिख रहा है यूआई में, क्या क्या दिख रहा है वो व्यू है। एंड इसके अंदर मेरा डेटा पुट के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरी यही इमेज दिखेगी, इसके नीचे मेरा ये वाला कंटेंट रहेगा, इस राइट वाले बॉटम बॉक्स में मेरा अकाउंट का इन्फॉर्मेशन रहेगा। ये सारी चीजें जो है वो मॉडल उसको मॉडल कंसिडर कर सकते हैं, मॉडल या फिर डेटा बोल सकते हैं। तो ये हर एक एप्लीकेशन में दो चीजें होती है, व्यू एंड मॉडल। तो ये व्यू मॉडल को कंबाइन करने के लिए एक एंड्रॉइड में कॉन्सेप्ट है व्यू मॉडल। ओके, तो अगर मतलब एक लाइक कोड कैसे आप लिखते हैं उसका स्टाइल है व्यू मॉडल। तो इसका बेसिकली काम क्या है, व्यू एंड मॉडल को सेपरेट करना, जिसमें से कोड लिखने में आपको आसानी होगी। लेकिन इसको मतलब थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, इतना ज़्यादा डीप में मत जाओ कि बेसिकली एक कोड लिखने का स्टाइल है ये, ठीक है, व्यू मॉडल। इसके व्यू मॉडल के क्लासेस वगैरह बना सकते हो आप एंड्रॉयड में, जो कि हेल्प करते हैं आपको थोड़ा सा मतलब ऐप को समझने में या फिर कोड को ईजी करने में। ओके, तो ये उन्होंने व्यू मॉडल्स वगैरह क्रिएट किए हैं यहाँ पे। तो व्यू मॉडल्स कैसे रन वगैरह होते हैं वो आप ये को मतलब ये पर्टिकुलर लाइक कोड लैब करोगे तो आपको एकदम डिटेल में यहाँ पे मिल जाएगा क्या क्या होता है व्यू मॉडल्स में, कैसे काम होता है। तो ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट हो जाएगा, आप मेजोरिटी मतलब स्टार्ट कर रहे हो तो इतना अपन डीप में नहीं जाते हैं। तो ये अपन ने बहुत मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर की, एंटिटी एंड डीएओ। ओके, इसके बाद ये व्यू मॉडल्स हो गए। क्रिएटेड डेटाबेस क्लास, इसके बाद क्या होता है, एक मतलब प्रॉपर डेटाबेस क्लास भी होता है, ठीक है। उस क्लास का काम क्या है कि लाइक ओरिजिनली डेटाबेस क्रिएट करना, उसका इंस्टेंस जो है, इंस्टेंस क्या होता है कि मतलब डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर अगर देखो इमेजिन करो ये मेरा माउस का कर्सर है। ओके, इस माउस के कर्सर को मैं यहाँ पे पुट करके से ये करूंगा, ये टेक्स्ट को हाईलाइट करूंगा तो वो मुझे कुछ तो डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। मतलब इस माउस की मदद से मैं कुछ तो कर रहा हूँ। तो ऐसे ही डेटाबेस को मुझे एक्सेस करने के लिए उसका एक इंस्टेंस चाहिए होता है कि मुझे इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए उस पॉइंट पे जाना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इंस्टेंस। वो पर्टिकुलर इंस्टेंस वगैरह रिटर्न करने का काम इस ऐप डेटाबेस नाम की क्लास में अपन करेंगे, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये इंस्टेंस क्या होता है, क्या क्यों नहीं होता, मतलब क्यों यूज करते हैं, वो भी आपको समझ जाएगा आप पर्टिकुलर प्रॉपर कोर्स फॉलो करेंगे तब। तो ये है यहाँ पे इंस्टेंस वगैरह कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको रिटर्न करना है, ये सब चीज़ें डिस्क्राइब की है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया ये। उसके बाद इन्होंने पॉइंट कवर किया है क्रिएट लिस्ट अडाप्टर। तो लिस्ट अडाप्टर का काम क्या होता है, ये अपन ने 2-3 पिछले सेशंस में देखा था रिसाइकलर व्यू के नाम से। रिसाइकलर व्यू बेसिकली क्या होता है कि लिस्ट को आप जब दिखाते हो तो वो लिस्ट को एफिशिएंटली दिखाने का एक तरीका होता है एंड्रॉयड में, उसको बोलते हैं रिसाइकलर व्यू। तो उसको क्रिएट करने के लिए उसको एक एडाप्टर बनाना पड़ता है। एडाप्टर का काम क्या होता है, डेटा को और अपने अपने जो व्यू है, जो आपको पर्टिकुलर आइटम दिखेगा यूआई में, उसको बाइंड करने का काम करता है ये एडाप्टर। डेटा को लेना है, उसके पर्टिकुलर कार्ड को या फिर उसके यूआई को लेना है, उसको मिक्स करना है। तो ये काम जो है एडाप्टर का होता है। वो कैसे क्रिएट करना है वो यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया है, और उसका एडाप्टर कैसे डिफाइन करना है, उसके अंदर कैसे डेटा को पॉपुलेट करना है, डेटा अपने को जो ओरिजिनल मिल रहा है डेटाबेस से उसको उस व्यू में पर्टिकुलरली कैसे मिक्स करना है और वो यूजर को कैसे शो करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें होती है, लिस्ट एडाप्टर में होती है, ठीक है। तो वो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। इसके पिछले वाले 1-2 यूनिट्स में इसको एकदम डिटेल में उन्होंने समझा है, इसमें बस जस्ट इंक्लूड किया कि ऐसे करना है डायरेक्टली, ठीक है। प्रीवियस सेशंस में एकदम प्रॉपरली है कवर किया हुआ, ओके, इस एएसडी कोर्स में। उसके बाद ये फ्लो का थोड़ा पार्ट आ जाता है, थोड़ा एडवांस पार्ट है, तो यहाँ पे अपन ये कवर नहीं करेंगे। तो बेसिकली अपन ने क्या क्या देखा,
अभी तक कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में टेबल्स क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, उसको इक्विवेलेंट एंड्रॉयड के या फिर रूम के कंसेप्ट्स क्या होते हैं, एंटिटी, कॉलम इन्फो, डीएओ, ये सारी चीजें इक्विवेलेंट होती है उसकी। ओके, तो ये अपन ने बेसिकली देख लिया। तो ये था अभी तक का मतलब रूम डेटाबेस का कॉन्सेप्ट। एकदम अपन क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया है, एकदम डिटेल में नहीं गया है। ओके, तो इसमें किसी को कुछ डाउट है या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट एकदम डीप में और समझाना है, फिर जनरल कोई भी क्वेरी हो तो अभी पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। यस गाइस, ज्यादा ऊपर से तो नहीं भैया गया। अभी हमारा फर्स्ट सेम है, तो हम लोग को सी से स्टार्ट करना चाहिए कि पाइथन से? मतलब या आप बताओ कोई भी लैंग्वेज जिसे अगर कोडिंग स्टार्ट करनी है तो पाइथन से करे कि सी से करे? ओके, सो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर? फर्स्ट सेम। ओके ओके, सो आपको मतलब ऐसे पर्टिकुलर कोई भी एक लैंग्वेज नहीं है जिसके जिसके साथ आपको स्टार्ट करना है। ओके, तो आप कौन सी भी लैंग्वेज सीख सकते हो, एकदम स्टार्टिंग में सी भी सीख सकते हो, एकदम स्टार्टिंग में पाइथन भी सीख सकते हो। मैं पर्सनली जो है आपको एक तो सी प्लस प्लस या फिर जावास्क्रिप्ट रिकमेंड करूंगा, ठीक है, मेरे पर्सनल चॉइसेस है। आपको मतलब जो अच्छा लगे वो सीख सकते हो, लेकिन मैं थोड़े से एडवांटेज बता देता हूँ, ठीक है। आपको अगर प्रॉपरली कोडिंग मतलब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के साथ कोडिंग करनी है तो सी प्लस प्लस इज दी बेस्ट लैंग्वेज। उसके साथ और भी सी है, जावा है, सी प्लस प्लस है, पाइथन भी है, लेकिन सी प्लस प्लस मुझे पर्सनल फेवरेट है। तो इसमें आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह बहुत लाइक एफिशिएंटली कर सकते हो, ठीक है, कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। उसके बाद जावास्क्रिप्ट मैंने क्यों बोला, एक्चुअली जब आप स्टार्ट करते हो ना कोई भी, मतलब आपकी जर्नी तो अभी भी स्टार्ट हुई है, आपको प्रोग्रामिंग क्या है या ये भी शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो इस पॉइंट पे आपको अगर ये सारी सी, सी प्लस प्लस, जावा ऐसे लैंग्वेजेस का बर्डन डाल दिया जाए ना, तो आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो आपको प्रोग्रामिंग मतलब थोड़ी सी बोरिंग लगने लग जाएगी। आप कुछ तो टाइप कर रहे हो एंड ब्लैक स्क्रीन पे व्हाइट आउटपुट आ रहा है आपका, एंड बस कुछ हो नहीं रहा। ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। तो जावास्क्रिप्ट का ये क्या है, आप जावास्क्रिप्ट अगर सीख लोगे तो आप एकदम फटाफट से आप खुद की वेबसाइट्स बना सकते हो। ओके, HTML CSS तो पार्ट है, लेकिन मैं उसको प्रोग्रामिंग नहीं बोलूंगा। HTML CSS आप आराम से सीख सकते हो एक आध हफ्ते में, एक दो हफ्ते में। वो वेबसाइट क्रिएट करने में हेल्प करती है HTML CSS। ओके, उसके साथ जावास्क्रिप्ट, ये पर्टिकुलर प्रॉपर स्क्रिप्टिंग या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, आपको थोड़ा इंटरेस्ट आने लग जाता है, आप खुद से लॉजिक लिख सकते हो अपना, वो लॉजिक अपने वेबसाइट में इंसर्ट कर सकते हो, और वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव मतलब यूजर क्या बोल सकते हो, यूजर इंटरेक्टिव हो जाती है। आप उसको कुछ तो ऑपरेशंस कर सकते हो, लॉजिकल एडिशन हो गया, कुछ तो कैलकुलेटर जैसा हो गया, कुछ तो बटन क्लिक करने में कुछ तो हो रहा है, इमेजेस चेंज हो रही है, ऐसे कुछ मतलब जो इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस होते हैं, इंटरेस्टिंग जो टास्क होते हैं वो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा प्रोग्रामिंग के बारे में, जावास्क्रिप्ट अगर आप पर्टिकुलरली सीखोगे। मैंने पर्सनली पाइथन से स्टार्ट किया था, ज़्यादा मज़ा नहीं है इसलिए फिर जावास्क्रिप्ट में मूव किया। जावास्क्रिप्ट में अच्छे से मतलब पढ़ लिया, तो मुझे वेब डेव में इंटरेस्ट आ गया। फिर मैंने थोड़ा सा एंड्रॉयड स्टार्ट किया, तो जावा एंड कॉटलिन का भी मतलब ऐसा मतलब हर एक चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी ट्राई की है। तो मैं भी पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा कि हर एक चीज़ ट्राई करनी चाहिए। आप फर्स्ट ईयर में तो आपको पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी भी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स भी हम ट्राई ही करते हैं हर एक लैंग्वेज, हर एक नई टेक्नोलॉजी। ओके, तो आपके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है कंपेरेटिवली। तो आई वुड सजेस्ट, आप मतलब पर्सनली मेरा ये सजेशन है, इधर गो विद सी प्लस प्लस, अगर वो नहीं सूट कर रहा आपको तो जावास्क्रिप्ट के साथ जाओ एंड कुछ तो चीज़ें बनाओ, प्रोजेक्ट्स बनाओ के, कुछ तो वेबसाइट बना के आप उसमें थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकते हो। ये थोड़ा सा ट्राई कर लिया, ये ट्राई कर लिया। आप कॉटलिन स्टार्ट कर रहे हो तो कॉटलिन में ऐप बना दिया, ठीक है। डायरेक्टली आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के छोड़नी नहीं है, उसमें कुछ तो बनाना है, उसका कुछ तो यूज होना चाहिए ना। आप सिर्फ ब्लैक स्क्रीन पे व्हाइट आउटपुट ला रहे हो तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। मतलब हो सकता है आप DSA में या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हो, वो एकदम मतलब सही चीज़ हो सकती है, लेकिन आपको कुछ बनाने भी आ गया, आपको कुछ ऐप बनाने आ गया, वेबसाइट बनाने आ गया, तो एक पर्सनल बहुत ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट होता है। एंड आई नो हाउ दैट फील्स, ओके, दैट लाइक इट रियली गिव्स अस पॉजिटिव एनर्जी। तो ये पर्सनल सजेशंस है मेरे, कुछ तो वेबसाइट बनाना सीखो या फिर ऐप बनाना सीखो। लैंग्वेज कौन से भी चूज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट, जावा, कॉटलिन। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने वन एंड ऑल आंसर दे दिया। यस, आई गेस आपको आंसर मिल गया ब्रो, है ना? हाँ थैंक यू भैया। यस, वेलकम। यस, एनीबॉडी एल्स? भैया एक बार वो एडेप्टर वाला कंसेप्ट बताओ ना। यस यस यस, श्योर।
तो आर्यन कैसा होता है ना एडाप्टर, मैं एक बार एक इमेज से समझा देता हूँ, ठीक है। पिछले 1-2 सेशंस में मैंने ये कवर किया था एकदम डिटेल में। तो क्या होता है ना कि इमेजिन करो अपना जीमेल का ऐप या फिर व्हाट्सएप का ऐप, ठीक है। तो उसमें लिस्ट ऑफ डेटा है, लिस्ट ऑफ कॉन्वर्सेशंस है, ओके। तो वो लिस्ट ऑफ कॉन्वर्सेशंस आपके इमेजिन करो आपके पास 1000 चैट्स है व्हाट्सएप की। तो 1000 चैट्स का डेटा तो आपके बैकएंड में मतलब आपके फोन में आ जाएगा, लेकिन एट अ टाइम आपको कितना डेटा शो हो रहा है? 10 चैट्स, राइट। आपके स्क्रीन पे 10 चैट से ज्यादा कुछ ये नहीं हो सकता, इंक्लूड नहीं हो सकता। तो एट अ टाइम अगर 1000 चैट्स है तो उसका डेटा तो वेस्ट जा रहा है। अगर मैंने इमेजिन कर लो कि मैंने जनरल प्रोग्रामिंग लगा दी यहाँ पे, डेटा लिया 1000 चैट्स का, उसके 1000 व्यूज क्रिएट कर दे, मतलब जो यूआई में अपने को दिखता है उसको व्यू बोलते हैं ना एंड्रॉइड में अपन, तो वो उसके व्यूज Oh, yes. क्रिएट कर दे। हाँ, यस, ओके। सो 1000 व्यूज क्रिएट कर ली, लेकिन एट अ टाइम मुझे स्क्रीन पे 10 ही दिख रहे हैं, तो बाकी के 9990 सारे मतलब बेसिकली ये पॉइंट है मेरा कि बाकी के सारे जो अपना मेमोरी है वो वेस्टेज जा रहा है। तो उन्होंने एंड्रॉइड में क्या कंसेप्ट निकाला, रिसाइक्लर व्यू। तो रिसाइक्लर व्यू का काम क्या होता है ना, पर्टिकुलर इमेज मिल जाए यहाँ पे मुझे। हाँ देखो, ये इमेज से थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ये थोड़ा सा अनक्लियर है। तो बेसिकली देखो, ऐसे मेरे 10 चैट्स दिख रहे हैं एट अ टाइम मुझे स्क्रीन पे। तो अगर मैंने स्क्रॉल अप किया, ठीक है, तो मेरा वो जो ऊपर का चैट है उसका वो तो स्क्रीन से बाहर चला जा रहा है, उसका कुछ काम नहीं बचता। एंड मुझे यहाँ पे नीचे नया व्यू क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वो जो स्क्रीन से बाहर चला गया वो व्यू है, उस व्यू के अंदर का डेटा निकाल दूंगा, ठीक है। वो पर्टिकुलर डेटा फ्री कर दूंगा वहां से, और उस व्यू को फिर से मैं रिसाइकल करूंगा नए डेटा के साथ। समझ रहे हो? तो स्क्रीन पे जो मेरे व्यूज है वो तो कांस्टेंट ही है, वो व्यू को मैंने ऐसे निकाल दिया, मतलब कार्ड को इमेजिन करो, कार्ड को निकाल दिया, उसके अंदर का डेटा क्लियर कर दिया, उसके अंदर नया डेटा फिल कर दिया जो कि नीचे वाला होगा, 11th चैट होगा मेरा, वो उसका डेटा इसमें इंसर्ट कर दिया और वो फिर से स्क्रीन के ऊपर ढकेल दिया मैंने। तो बेसिकली व्यूज का मैं रिसाइकलिंग कर रहा हूँ, इसलिए उसको बोलते हैं रिसाइकलर व्यू। तो इस एडाप्टर का काम क्या होता है, इस पर्टिकुलर व्यू को जो आपको यूआई में दिख रहा है और उसके डेटा को बाइंड करने का काम करता है। जैसे अपना चार्जर का एडाप्टर रहता है ना, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी को एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है ऐसे, तो वो कन्वर्जन का काम है। वैसे ही ये एडाप्टर काम करता है, आपका डेटा जो लेता है, आपका व्यू लेता है, उनको बाइंड करने का काम करता है। तो ये पर्टिकुलर इसकी क्लास बनती है प्रॉपर एंड्रॉइड में, उसके अंदर अपन डिफाइन करते हैं कि एक प्रोसेस कैसे होगी, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप बाइंड कैसे होगा ये सब, ठीक है। तो वो डिफाइन करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है रिसाइकलर व्यू के एडाप्टर के अंदर होती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, आप कोड वगैरह देख सकते हो पूरा, इस कोर्स में भी प्रॉपरली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उन्होंने, या फिर ट्यूटोरियल भी देख सकते हो यूट्यूब पे। ओके, आपको ओवरव्यू आ गया होगा शायद। यस, हाँ भैया। दैट आंसर। यस, थैंक यू आर्यन। यस, एनीबॉडी एल्स? The lectures in the PPT are free of cost. Sorry, can you please repeat, Prathamesh? The lectures in the PPT Yes. are free of cost or paid? Yes, absolutely free, bro. The course is itself offered by Google, and the course is totally free. The sessions are already free, so there is no, like, they're not going to charge anything for you. Like, if you want to go for the Android certification, that's a literal, like, it's totally different thing, but I just want to introduce this concept. There is a separate exam called Android certification. तो वो सर्टिफिकेशन के लिए कुछ तो उनका चार्ज है, आई गेस $25 और समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट प्राइस। वो कर सकते हो आप, उसको मतलब आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन मिलता है आपका, ठीक है। एग्जाम्स वगैरह होती हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, या फिर इस एएसजे का वो पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक आइडिया दे दिया आपको, आप थोड़ा गूगल वगैरह कर सकते हो, ओके। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये पर्टिकुलर कोर्स एंड ये सारे सेशंस, पीपीटी, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। इट्स फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम गूगल, ये कोर्स वगैरह, ओके। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, प्रथमेश? Yes. Okay, thank you. Anybody else? हाँ भैया, आप बोल रहे थे कि 1 Feb लास्ट डेट है, तो इतने जल्दी हो जाएगा ये कोर्स? हाँ भाई, आराम से। मतलब पर्सनली मुझे पूछोगे तो थोड़ा टफ जाएगा। टफ कौन सा जाएगा पार्ट, आपको कंसिस्टेंटली करना है। आज से अगर आप स्टार्ट करोगे तो कंसिस्टेंटली आपको कम से कम 2 घंटा तो देना ही है, ओके। 2 घंटा कंटिन्यूसली करना है, ये सारे यूनिट्स कंप्लीट करने हैं। अगर थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है तो थोड़ा टीम अप कर लो।
एक साथ आके एक टॉपिक्स डिस्कस कर लिया, मुझे रिसाइक्लिंग थोड़ा समझ नहीं आ रहा और मेरे फ्रेंड को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उसमें आइडिया है, तो हमने थोड़ा सा टीम अप कर लिया, एक मीटिंग में आगे डिस्कस कर लिया कि क्या होता है रिसाइकलर रिव्यू, कैसे इंप्लीमेंट करना है। एक बंदे ने कोड कर लिया, दूसरे ने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया क्या क्या होता है, तो इससे जो प्रोसेस है आपकी स्पीड अप हो जाएगी थोड़ी। ओके, तो ट्राई टू डू दैट अपने डिस्कॉर्ड, मतलब आपके पर्सनल मतलब फ्रेंड्स आपके सीख रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आपके साथ कोई तो मुझे डीएम करके पूछ सकते हो कि यार किसी के साथ मतलब ऐसे टीम अप करके मैं सीख सकता हूँ क्या, किसी के साथ टीम अप करके मैं ऐप बना सकता हूँ क्या, ये भी पूछ सकते हो, अपने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, ये मैं एडवाइस करूंगा, थोड़ा टीम अप करके काम करना चालू करो। एक टीम ऑलरेडी अभी एक्टिव है जो कि ऑफिशियल जो जीडीएससी का ऐप सबमिशन है उस पर काम कर रही है, तो उसमें आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। आप अगर सेकेंड ईयर से हो तो उनको जानते होगा, श्रेयस चिट्टे, पलाश रामबिया, प्रतीक पाटिल, प्रतीक अमन, आदित्य अरे बोंडे। नहीं नहीं भाई, मैं अभी फ्रेश हूँ। ओके, नो, ये सीनियर्स होंगे आपके। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप किसी को जानते भी नहीं हो तो भी डिस्कॉर्ड पे मैसेज करो या फिर पर्सनली मुझे मैसेज करो, यहाँ पे कोई भी अगर दिख रहा है आपको उनमें से किसी को जानते हो, नहीं भी जानते तो मैसेज करें। जैसे नेटवर्किंग तो बढ़ाना ही है आपको, ठीक है, तो थोड़ा खुल के सबसे बात कर लो। ओके, एंड टेंशन मत लो, अगर नहीं भी हो रहा ना तो भी आप कोर्स तो कभी भी कर सकते हो। ओके, कोर्स का जितना कर लिया वो वेस्ट नहीं जाएगा, या फिर ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फेब के साथ बाद आपको कोर्स का एक्सेस ही नहीं है, ये कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। बस आपको गूगल जीडीएससी हमारे क्लब की तरफ से आपको रिवॉर्ड्स वगैरह मिलने के लिए फर्स्ट फेब इज द लास्ट डेट। ओके, उसके बाद भी आप पर्सनली कर सकते हो। ओके, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन ब्रो? यस। ओके, थैंक यू। Anybody else want to ask anything? Okay, I guess किसी को ज़्यादा अभी डाउट्स नहीं है, तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट, आप मेजोरिटी ऑफ फर्स्ट ईयर से भी आए हैं यहाँ पे लोग, तो आप कोर्स स्टार्ट करो। मैंने जो डॉक्यूमेंट की लिंक शेयर की है उसको विजिट करो, आपकी प्रोफाइल बनाओ, उसके लिंक जो है वो फॉर्म में फिलअप करो और कोर्स को स्टार्ट करो जल्दी से जल्दी, एंड बी कंसिस्टेंट। ओके, सो कंसिस्टेंटली रोज के रोज आपको वो यूनिट्स को कोर्स को एक्सेस करना है, उसमें से मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं, क्विज देने हैं उसके। ओके, एंड यू विल बी फाइन। ओके, एंड आई वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर। ओके, सो फर्स्ट ईयर से भी मुझे बहुत सारे एंड्रॉइड ऐप के सबमिशंस चाहिए, so I am expecting that from you guys. Okay, and I'm really glad that लिंक कहाँ पे शेयर किया भैया? यहाँ पे चैट बॉक्स है ना ब्रो, चैट बॉक्स में शायद मैंने शेयर किया है, अगर नहीं भी हो तो याद रख लेना bit.ly/gdsc_asj। मैं अपने डिस्कॉर्ड पे भी डाल देता हूँ, सेम लिंक व्हाट्सएप पे भी डाल देता हूँ। ठीक है, फिर से इस चैट बॉक्स में दिख जाएगा तुझे। ओके, व्हाट्सएप का ग्रुप है क्या? व्हाट्सएप का एक्चुअली मतलब इस पर्टिकुलर एएसजे का नहीं है, लेकिन जीडीएससी कम्युनिटी का व्हाट्सएप ग्रुप है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि उसमें ज़्यादा मेंबर हम इंक्लूड नहीं कर सकते, उसका लिमिट ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। तो हम आपको मतलब जो भी यहाँ पे नए मेंबर्स आ रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। ठीक है, उसका अगर लिंक नहीं है तो मैं यहाँ पे अभी डाल देता हूँ। ओके, डिस्कॉर्ड का मुझे लिंक यहाँ पे करना होगा, तो सर्वर को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हमारे सारे अपडेट्स आते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेम अपडेट्स आपको डिस्कॉर्ड पे आ जाएंगे। ओके, व्हाट्सएप पे हमारी यही लिमिटेशन है कि लाइक नंबर इट्स ऑलरेडी फुल। ओके, लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया, तो हमारा सर्वर ज्वाइन कर लेना डिस्कॉर्ड का, इसमें सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के लिए, हर एक टेक्नोलॉजी के लिए। आपको जिस भी एरिया में इंटरेस्ट है उसके हर एक इसके चैनल्स बने हुए हैं इसमें, तो आप किसी भी चैनल्स में ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो क्या क्या बातें चल रही है, एंड लाइक कनेक्ट कर सकते हो बहुत सारे लोगों के साथ। ओके, तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना। ओके, एनीबॉडी एल्स हैज एनी क्वेश्चन?
सो आई गेस यही तक था एंड यस आज के टॉपिक्स जो है तो वो अपन ने सब ये कर लिया. सो एनीबडी वांट टू गिव एनी सजेशंस और फीडबैक? कुछ आपको पर्सनली लग रहा है कि ये पॉइंट भैया कवर नहीं हुआ, इसमें से थोड़ा इम्प्रूव करो, अगली बार ये करना वो करना, कुछ भी बोल सकते हो फ्रीली. ओके, ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है. ग्रुप नहीं ज्वाइन हो रहा. डिस्कॉर्ड का सर्वर एक्चुअली मैंने शेयर किया था, डिस्कॉर्ड सर्वर लिंक. हाँ नहीं, पर वो बोल रहा है कि सर्वर आस्क योर सर्वर एडमिन टू गिव द परमिशन. एक शायद गलत लिंक कर दी. Okay, let me just stop the recording.